सो वन सैंपल टी टेस्ट का एग्जांपल हो एग्जांपल। अभी एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जो मैंने एक कंपनी में पूछा उन लोगों से, सर मुझे अगले साल की एक टारगेट सेटिंग करनी है मैंने कि अगले साल का रिजेक्शन टारगेट लिखना है, कितना लिखूं? कोई कहता है 20% रिजेक्शन है। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक रिजेक्शन डेटा है हर महीने का और उसका मीन और सिग्मा बना लो और मैं नया टारगेट सेट कर रहा हूँ, वो टारगेट का फ्लक्चुएशन के अंदर आ रहा है तो इट इज नॉट कॉल्ड टारगेट, क्योंकि इनोसेंट हो गया। या इनोसेंट मतलब क्या माना जाएगा? टारगेट भी बुनियादी है, वो हमें इंटरप्रिटेशन लगाना है। वो तो होता है पी वैल्यू 0.3, तो आपने क्या 2 को 1.5 कर दिया, इतना तो फ्लक्चुएशन के अंदर आ गया। वो सब सिग्मा में देख के निकालेगा पी वैल्यू जैसे करता है। तो मैं कहूंगा 1.5 इज नॉट ए ग्रेट टारगेट, चाहे 20% रिडक्शन दिखा, फिर कहूँ 0.5। तो जब तक उसके एरिया से बाहर नहीं जाएगा, वो टारगेट वर्सेस मीन में इतना फर्क नहीं आएगा, तब तक सिग्निफिकेंट टारगेट सेटिंग नहीं माना जाएगा। क्यों सर? तो मैं तो हाउ टू सेट टारगेट आल्सो आई कैन कर सकते हैं एग्जांपल, अभी करेंगे, कर देंगे। ये तो जरूरी सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम वन सैंपल टी टेस्ट से तो ये भी कर सकते हैं हाउ टू सेट ए टारगेट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि क्या हो रहा है, मेरे पास एक टारगेट वैल्यू होगी जो मैं लूंगा और पुराने साल का एक डेटा होगा, तो क्या होगा? वन सैंपल टी टेस्ट एमएससी की तरह होगा। एक रेफरेंस वैल्यू होगी, सर एक रेफरेंस चाहिए और एक डेटा सेट चाहिए, और देखना ये रेफरेंस और डेटा अगर मैच हो रहे हैं, मैच मतलब उसके फ्लक्चुएशन के अंदर आ रहे हैं एरिया अंडर द कर्व में, तो इनोसेंट हो गया, पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05। सो सपोज मेरी टारगेट सेटिंग वैल्यू आ गई पी वैल्यू 0.35, तो बोलूंगा ये कोई टारगेट थोड़ी ना, ये तो वैसे अचीव हो जाएगा फ्लक्चुएशन। और अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 आई तो सिग्निफिकेंट टारगेट सेटिंग है, दिस इज कॉल्ड टारगेट सेटिंग, प्रैक्टिकल है। और पी वैल्यू 0 चलेगी बिल्कुल ही, तो फिर आपने इतना दूर ले लिया टारगेट है, क्यों सर? तो फिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आई, तो हम ये सब भी कर सकते हैं। तो एक काम करो, 10 डेटा ऐसे डालो, 2% 3% पीपीएम डालो, मुझे कोई फर्क नहीं, 2000 1200 ऐसे फ्लक्चुएशन होगा ना हर महीने, या कंपनी का कोई डेटा मारो, कॉपी पेस्ट मारो। पहले मैं एक एग्जांपल ले लूं, वन सैंपल डेटा करते गए, फिर तो आपको कुछ नहीं, डालो एक वैल्यू डालो और प्रूव करो। सर देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, टेस्ट अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो? जब एमएस से इस्तेमाल करने को तैयार, सर हम कैलिब्रेट कर देते हैं टी टेस्ट से। और अगर इफ यू डोंट बिलीव, रीड द मैनुअल, विदाउट टी टेस्ट bias linearity cannot be accepted or rejected without t test, not possible. और जब मैं एमएससी की ट्रेनिंग होती है ना, तो मैं बताता हूँ टी कैलकुलेटेड, टी टेबल वैल्यू, टी इज ग्रेटर देन दिस एट 95%। सब शक्ल देख रहे होते हैं, क्योंकि वो कहेगा सर ये क्या करवा रहे हो? मैं कहा आप देखो इसके पीछे बहुत स्टोरी है। तो थोड़ी थोड़ी स्टोरी उनको बता देता हूँ कुछ, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट, कि हो क्या रहा है, एक रेफरेंस क्या उसके अंदर आ रहा है। सर अल्टीमेटली क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन है, सर ये मीन था आपका पिछले साल का, ये आपका वेरिएशन था, अब मैंने टारगेट यहाँ सेट कर दिया, तो मीन तो अभी भी फर्क है, कम ही है, बट क्योंकि ये इसके 95% एरिया में है, तो ये कोई सिग्निफिकेंट टारगेट सेट नहीं, ये स्ट्रेच गोल नहीं हुआ। अब आपको मेहनत करके आप अचीव नहीं करना, मुझे चाहिए वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेच गोल। स्ट्रेच होता है, देखिए ऐसा 2 to 1.5 करूंगा तो वो भी इम्प्रूवमेंट ही होगा, और परसेंटेज में निकालोगे तो अच्छा ही रहेगा 30-40। लेकिन अगर मैं यहाँ टारगेट सेटिंग करी तो ये पी वैल्यू बॉर्डर से आ जाए 0.03 आ जाएगी 0.01, तो मैं कहूँगा ये स्ट्रेच हो रहा है। लेकिन अगर मैं टारगेट सेटिंग यहाँ कर दूं तो 0 हो जाए, अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, ये हो जाएगा चीज बिल्कुल बाहर हो, आप नहीं कर सकते हो 0 पे, लेकिन फिर आप लोगों को अपना वो प्लान दिखाओ कि नया क्या करना, क्वेश्चन बदल जाएंगे फिर। दोनों तरफ सो feasible target setting, this is not at all called stretch goal and a difficult target setting। करने को देखो कोई भी एक एक्सट्राऑर्डिनरी टारगेट भी ले सकता है, स्मार्ट जो है। सो अब आपको ये देखना है कि जो भी टारगेट लिए तो पी वैल्यू कितना है। स्मार्ट भी पी वैल्यू ही बताया, हमारे लिए स्मार्ट की कोई मीनिंग नहीं है। हाउ डू यू नो व्हाट इज स्मार्ट गोल्स? सो हमने कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं पता लोगों को, फ्लक्चुएशन इंप्रूवमेंट, डिस्टेंस इंप्रूवमेंट, चांसेस इंप्रूवमेंट, एफर्ट इज इंप्रूवमेंट, statistics can prove anything, so this is the
इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन साइंटिफिक वर्ल्ड, क्योंकि ये ह्यूमन बता नहीं सकते। जो गैम्बा में दिख रहा है तो वहां स्टैटिस्टिक्स चाहिए नहीं। आई टोल्ड यू 5 सेंसेस में जो आ रहा है उसको भूल जाओ। 6 सेंस के बाद जो दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, सब स्टैटिस्टिक्स चाहिए। अब द ग्लास इज लाइंग ऑन द टेबल, अब मुझे पी वैल्यू थोड़ी चाहिए, दिख रहा है, समझ आ रहा, फील है कि सो मैं क्या कॉज प्रूव कर, सबको ठीक लग रहा है सब कुछ, बट प्रॉब्लम भी आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या इशू, तब ये काम आता है। क्यों सर? तब ये नए क्वेश्चन को पैदा करें। सर ये एनालिसिस क्या है? नए क्वेश्चन की तरफ लेके, राइट? सो जल्दी से एक वैल्यू कुछ 10-12, पहले मैं एक जनरल बता दें, कोई 10-12 वैल्यू डालो सर, कोई जस्ट लेस। अभी मैं आप फिर अपना एक्चुअल डेटा ले लेना कोई उठा के, राइट? कोई मिनी टैब खोल लेते हैं, नया फाइल खोल लेते हैं, एग्जिस्टिंग में ही लिख देता हूं मैं, इसी के अंदर फाइल के लिख देता हूँ। तब वो रिजेक्शन परसेंटेज है सर, शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ जस्ट। सही देखो, दिख रहा है ये फाइल, ऐसे बोलते हो सर जैसे 10-12 वैल्यू बोल दो, 10%, 10, 12 नहीं, अभी तो मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। हाँ या वी गोइंग दिस 8 6 11 12 15 दोनों डाल दिए सर, बोलते जाओ। 14 also 10 सर 9 कितने हो गए? 2 और बताओ। 10 हो गए सर, 12 और फिर 10। एक दो बार पास कर देता, लो 5 डालते हैं, 5, ठीक है ना? कुछ भी नहीं, इसे बताने के लिए अभी एक्चुअल आप उठाना, पीपीएम उठा लेना, तो पीपीएम का टारगेट सेट। अब आपको करना क्या है? गो टू स्टैट्स, गो टू वन सैंपल टी टेस्ट है कहीं, देखो जहां टू जेड के नीचे वन सैंपल टी टेस्ट, ये रहा, क्लिक करो। अब ये कहेगा कि नाउ सेलेक्ट कि कहां आपका डेटा, यहाँ है, परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्ट, राइट? करेंगे बिल्कुल। अब हाइपोथेसाइज मीन, क्या टारगेट आपको रख, मीन बताओ आपको, रेफरेंस वैल्यू क्या चाहते? 9% ले लिया, 9 इसमें डालना पड़ेगा, 9 डालना तो पड़ेगा। अब इसने ना इसे पी वैल्यू निकाली, कितनी आ गई? 151। अब ये कह रहा है कि आपका 12% था, 10% जो भी एवरेज आया होगा, कुछ भी है ना, कंट्रोल ही करो सर। सो आप नहीं, ये तो बहुत ज्यादा, 2 तो आंखों से दिख रहा है ना, ये बिल्कुल हो नहीं सकता, वो बिल्कुल मैथमेटिकल डिसीजन में बन जाए। अच्छा, इसने एक और अच्छी बात बता दी कि इसने लिमिट भी बता दी कि 12 से ऊपर नहीं जाना, और नहीं 12 से ऊपर और 8 का बैंड है, ये आउटलायर समझे, ये बाहर जाने का पॉसिबिलिटी। सो अगर आपने 8.5% भी किया तब भी ये पी वैल्यू चेंज नहीं, मतलब 0.05 से नीचे नहीं आएगी। सो एग्जांपल ले लेते हैं, 9 से मैं लेता हूँ 8.5%, राइट? देखो अब बॉर्डर पे आया कर, हाँ, तो अभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, 8.4 अभी नीचे है, जस्ट नीचे है। सो अभी अगर मैं आप सब मैं 8 लेता हूँ टारगेट, देख लेते हैं, तो अभी भी देखो स्टिल 0.02, तो मैं और नीचे जा सकता हूँ। क्यों सर? 7 लो और 0 नहीं हुई, राइट? 6, ये पूरा 0 हो गया, 6.5, ओके 6 पॉइंट। अब ये स्ट्रेच गोल है 6.5, लेकिन अब इससे नीचे आप 2 ले रहे हो ना, ये फिजिबल नहीं है। 6 पे 0 लिया, 6 पे 0 होता है। सो पहला टारगेट सर, स्टेप बाय स्टेप कॉन्टिन्यू इंप्रूवमेंट करना है, तो पहला स्ट्रेच गोल लो ये 6.5%। हाँ डिफरेंस है, बट वो आए कि यहाँ से शुरू हो गया आपसे, तो अगर आपको थोड़ा स्ट्रेच करना है तो इससे ज्यादा लोगे तो फिजिबिलिटी प्रॉब्लम आए। 6.5 के इसमें 8 आ गया तो भी लगेगा। हाँ करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली। सो द पॉइंट ये है कि 9 लेने से 8.5 लेने से कुछ नहीं होगा। सो 0.5% है ना, जबकि ऐसा लग रहा है 15% तक भी गए हम, 10% तक भी गए, तो हमने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है फ्रॉम द लास्ट मंथ ये। लेकिन पॉइंट ये कि आप ये देखो क्या है वेरिएबिलिटी क्या है।
सो आप ये भी कर सकते हो कि गोल सेटिंग कर सकते हो। तो एक्चुअली पीपीएम उठा लो और फिर उसकी वैल्यू डाल के बाहर लेके आओ, 0 तक के करीब जाओ, सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करो। आप बोलो दिस इज द सिग्निफिकेंट टारगेट, प्रैक्टिकल टारगेट है, ये स्ट्रेच गोल है जो हमें करना चाहिए, और वैसे कुछ भी बोलते रहो, दैट इज ओके। और अगर इसके बियॉन्ड जाके आप कोई सेटिंग कर रहे हो तो फिर आपने कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं बना ली है कि कल से तो सारे ब्लैक बेल्ट घूम रहे होंगे, मैं 6 सिग्मा इनिशिएट चला गया और 0 का वो कोई विजन चेंज हो गया। तो देखो, या तो कुछ बहुत आपने अलग किया है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंटली जा रहे हो आप। अब करेंट सिनेरियो के अंदर ही कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट करना है स्टेप बाय, तो फिर ये इसके बियॉन्ड आपको एकदम से आप नहीं जा सकते स्टेप। तो मैं 0 भी ले सकता हूँ, बट पॉइंट ये है कि okay, let's move, sir. नॉर्मलिटी के लिए हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 30 रूल फॉलो किया। अब इस केस में सिर्फ 12 ही तो सैंपल थे। किस केस में? स्टेटमेंट को कैसे जो आपने C1 C2 हाइड्रोलिक कंजप्शन वाला था। हाइड्रोलिक कंजप्शन वाला 12 महीने का तो इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, इस स्टेटमेंट इसलिए करेंगे कि हम जो अकेला नॉर्मलिटी टेस्ट करते हैं वाई का, जब कैपेबिलिटी स्टडी में करते हैं, राइट, तो वो हम लोग देखते हैं कि ये प्रोसेस नॉर्मल है या नहीं है फॉर्म ए पर्टिकुलर मॉडल। यहाँ पे हम किसी हम ये नहीं करें कि नॉर्मल ही आए, दोनों नॉन नॉर्मल आ जाए कम डेटा के हिसाब से, दोनों का 12-12 ले रखा है, दोनों ही नॉर्मल है, हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते इट शुड पास नॉर्मलिटी टेस्ट। यहाँ मैं यही समझा रहा था, वहां जो नॉर्मलिटी टेस्ट का ऑब्जेक्टिव था ना पी वैल्यू का, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको हम चेक कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, दोनों नॉर्मल आ सकते हैं, दोनों नॉन नॉर्मल आ सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपना स्टडी का वो लेवल टेस्ट पे चला जाएगा बस दोनों ही नॉन नॉर्मल है, बट एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर मैं 20 सैंपल्स का डाटा लूं, देखो यहाँ अगर नॉर्मलिटी टेस्ट फेल हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, ए भी नॉन नॉर्मल है, बी भी, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ सवाल है कंपैरिजन का, पर्पस अलग है। अगर किसी एक डाया के 20 सैंपल्स ले लेता हूँ और उसका नॉर्मलिटी टेस्ट निकालता हूँ तो कर सकता हूँ? कर सकते। उसमें एप्लीकेशन क्या है? नहीं, अकेला वो आपको सिर्फ प्रोसेस का देखना है या तो फिर आप 30 पे जाऊंगा, 30 इसका रीजन क्या है, मैं रीजन बताता हूँ। डेटा जब कम होता है ना तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ फॉलो करने लगता है, तो नॉर्मलाइज हो जाता है, कहीं खुद ही नॉर्मलाइज हो जाता है लेस डिस्ट्रिक्ट। ओके, अच्छा, आपसे ये कहना चाह रहे सिंगल विंडो से देखना चाहते तो 30 रूल पे जाओ, अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो मैं कम पे भी जा सकता हूँ, करेक्ट, क्योंकि हम 30 से कम पे भी जा सकता हूँ अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास कम कितना जा सकता हूँ? 5 रीडिंग्स होता हूँ। बात उसकी नहीं है 5 रीडिंग, बात ये है कि वो 5 कितने टाइम को रिप्रेजेंट। देखिए मैं तो कॉमन कॉस्ट पे 12 रीडिंग नहीं है, 12 महीने साल का डेटा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू कैन नॉट सी नंबर देख रहे। 5 सैंपल है 5 सेकंड के, तो वो तो कोई मीनिंग नहीं है ना। अगर 10 सेकंड में 10 सैंपल है तो भी बेकार है। अब यहाँ मैंने 30 ले लिया तो ये तो हिस्ट्री हो जाएगी। इसमें सर ये है कि एक और रूल सुन लीजिए, बहुत ओल्ड डेटा पे नहीं जाता, मोर देन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर पुराना, क्योंकि जितना ओल्ड डेटा जाओगे वो अभी इररिलेवेंट हो जाएगा उसका, और इवेंट्स चेंज हो जाएंगे, इवेंट चेंज हो जाएंगे, कंडीशन, फोरकास्ट, बहुत चीजें बदल जाती हैं। तो आपको रेलेवेंस देखनी है कि हमें 6 महीने से पीछे का तो डेटा चाहिए नहीं। हाँ, मतलब अगर प्रोजेक्ट सिलेक्शन में जा रहे हो 3 महीने, 3 महीने 1 साल। अगर इसका नॉर्मलिटी टेस्ट करते हैं दोनों का, तो ये दो सैंपल है, तो अगर एक नॉर्मल है और एक नॉर्मल है तो हम यहाँ पे वो कर सकते हैं। हाँ, की डिफरेंस, हाँ यहाँ ये वाला थ्योरी है। हाँ, तो उसमें सिग्निफिकेंट किसको मानना है? सिग्निफिकेंट नहीं है, ये है कि दे आर नॉट सेम। वो H0 HA वाला, ऐसे वाला ये आ गया कि दोनों डिफरेंट है, बट हु इज गिल्टी हु इज इनोसेंट बाय शेप, हु इज इनोसेंट और हु इज गिल्टी। हाँ, अब मैं शेप से कैसे, हाँ शेप से, अब मैं क्या करूंगा, दोनों मशीन का अलग कैपेबिलिटी दिखाऊंगा, विच मशीन इज बेटर, क्योंकि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करी, नॉन नॉर्मल, सो डेफिनेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोर प्रेडिक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो क्लियर है कि मशीन बेटर है देन दिस, तो वहां पे तो हमें ये तो पता चल जाएगा कौन सी मशीन बेटर कॉमन सेंस कि जो नो नॉर्मल है
वही बिकॉज प्रिडिक्टेबल कम हो गई ना, नॉन नॉर्मल मतलब। अच्छा एक और हम लोग आगे चलेंगे अभी एनालिसिस में कि नॉन नॉर्मल में भी ढूंढ लेंगे कि किसी को तो फॉलो करता है। और उसका प्रेडिक्शन क्या होगा? कुछ डेटा ऐसे होंगे सर कि जो आते ही नॉर्मल होंगे। हाँ तो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढेंगे, वो बात की बात है। तो अभी वो भी स्टेप हम जा सकते हैं। सो अभी हम सिर्फ पहले स्टेप ये देख रहे हैं कि डिफरेंस है या नहीं है। इसलिए नॉन नॉर्मल होना कोई गलत बात नहीं है यहाँ पे, बस अभी इतना समझ लो। क्यों नहीं है वो आगे आपको आंसर मिल जाएगा। नॉन नॉर्मल भी एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। व्हाट डू यू थिंक? नॉर्मल भी एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जैसे एक्सपोनेंशियल। हाँ वो हो सकता है, नॉन नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर एक का नॉर्मल आ गया नॉन नॉर्मल, तो मुझे शक हो जाएगा कि भाई ये क्यों आ रहा है। तो एक तो लॉस फंक्शन से भी आप पता कर सकते हो। लॉस फंक्शन थ्योरी है ना कि भाई हायर इज बेटर, लोअर इज बेटर, सेंटर इज बेटर, ये तो सबको पता होता है। जिसमें लोअर इज बेटर वहां ज्यादा स्क्यूड होना चाहिए, लेफ्ट साइड इज स्क्यूड, राइट साइड स्क्यूड और सेंटर, बस इतना ही याद है। तो अभी एक नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन आएगा जो आप अभी कर रहे हो, तो ये टॉपिक अलग से आएगा। लेकिन पॉइंट ये है, अभी इस पॉइंट पे क्या हम ये तो नहीं मान रहे कि नॉन नॉर्मल होना खराब है। यहाँ कंपैरिजन भी हो रहा है कि एक नॉर्मल है एक नॉन नॉर्मल है, मेरी एक्सपेक्टेशन सेम थी प्रोसेस से, इसलिए दे आर डिफरेंट। ये तो क्लियर हो रहा है ना। बट अगर दोनों ही नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो फिर दे आर सेम। और दूसरे में उसकी एक्सपेक्टेशन ही नॉर्मल की। ठीक है ना। तो इसलिए ये मत करना भी कि ये वो नॉर्मलिटी टेस्ट का मुद्दा था कि नॉर्मलिटी ही होना चाहिए, क्योंकि सर वहां पे वो मुद्दा है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपैरिजन कर। ई वैल्यू के एप्लीकेशन मुझे जो समझ में आ रहा है कि मतलब दो तरीकों से है, बेसिकली दो जगहों पे है। एक जगह तो जहाँ पे हम जो हमारा 68, 97, 99 एक तो वो था कंपेयर कर रहे हैं, और एक जगह हम जहाँ ये देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। करेक्ट, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग वैल्यू है अल्टीमेटली। चाहे वहां नॉर्मलिटी का डिसीजन ले रहे थे, यहाँ पे कंपैरिजन में डिसीजन ले रहे थे, हाइड्रोलिक कंजम्पशन का डिसीजन ले रहे थे, रूट कॉज पकड़ने का डिसीजन ले रहे थे। सो एक प्रोसीजर है ये, कोई भी बिलीफ को टेस्ट करके डिसीजन लेने का। बहुत मतलब वाइडली एप्लीकेबल। तो अभी आपने सिर्फ नॉर्मलिटी में देखी तो लगा शायद ये इसके लिए है, फिर आपने देखा अभी ये 2 सैंपल टी टेस्ट में आ गई, फिर ये एफ टेस्ट में भी आ गई, फिर अभी आगे और भी आ गया, नोवा में भी आ जाएगी, फिर एमएसए में भी आ जाएगी, फिर ये कैलिब्रेशन में भी आ जाएगी। तो आपको ये समझ आएगा, फिर आपका पर्सपेक्टिव बदलते जाएगा। प्रोबेबिलिटी वैल्यू फॉर डिसीजन मेकिंग, नल एंड इनोसेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नथिंग एल्स। और दोनों और ये धीरे धीरे आएगा, अभी मैं एक साथ इतने सारी चीजें नहीं ला रहा हूँ, बट आपको धीरे धीरे ये रियलाइज होता जाएगा कि ये पी वैल्यू का खेल था डिसीजन मेकिंग। और जो पहली एप्लीकेशन है और जो करंट एप्लीकेशन है उसमें मतलब दोनों एक तरीके से ये है। तो पहले वाली में हम करते हैं पी वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा है तब हम कहेंगे हाँ ये सेटिस्फाई करता है, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा है, अगर सिग्निफिकेंट तब है जब वो नहीं है। सो उल्टा नहीं है, मतलब टेस्टिंग तो यही कह रहा है कि इनोसेंट एंड गिल्टी, नो चेंज और देयर इज अ डिफरेंस। तो कह रहा है कि जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सोचा था नॉर्मल और जो आपने डेटा दिया है ये मुझे एक जैसे लग रहे हैं, नो चेंज। सो एच नॉट ट्रू हो गया। एच नॉट ट्रू होते पी वैल्यू उसने 0.05 से ऊपर दिखा दी, तो उसने इतना बोला, हमने क्या बोला, नॉर्मलिटी टेस्ट पास हो गया। वो आपकी लैंग्वेज है। अच्छा यहाँ क्या हुआ, हमने बोल दिया कि हमें कॉज मिल गया। वो ये नहीं बोल रहा है कि कॉज मिल गया, वो ये कह रहा है कि जो आपका एक्स है, मशीन 1 मशीन 2, ये दोनों ने वाई के रिस्पेक्ट में तो अलग बिहेव कर दिया। सो एक्स गिल्टी हो गया, इट मेक्स द डिफरेंस, इट मेक्स द चेंज। एक्स इज नॉट इनोसेंट, सो गिल्टी हो गया तो 0.05 से नीचे आ गया। हमें कॉज ही ढूंढना था, हमें कॉज मिल गया। सो पर्पस डिफरेंट है, बट पी वही काम कर रहा है। वो जिसे कहते हैं वो अलग हो गया। वहां पे हम कह रहे हैं कि मुझे हाँ पी वैल्यू बढ़ जाती तो वो लगता है कि हाँ ये मेरे फेवर में हो गई। यहाँ पी वैल्यू हमें, यहाँ पे पी वैल्यू कम होती है, वो मेरे फेवर में। बट पॉइंट है वो तो सिंपल ही बता रहा है, इनोसेंट गिल्टी डिसीजन ले रहा है वो। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता है ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस का। ट्रेनिंग अगर इफेक्टिव है तो क्या होना चाहिए, पी वैल्यू लेस, लेस होना चाहिए। क्योंकि अगर हायर पी वैल्यू आ गई तो ऐसे क्या लगा, ट्रेनिंग अच्छा है, पी वैल्यू ज्यादा आ गई। ज्यादा से मतलब नहीं है, वो कह रहा है एच नॉट ट्रू। एच नॉट ट्रू का मतलब होता है पहले जो बच्चा था सुन रहा था
बिना ट्रेनिंग के, और आप जो कर रहे हैं वो इनोसेंट है, उनमें कोई फर्क नहीं आया। तो हमारा मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिव, बट ये कहीं लिखा नहीं आएगा, ये आएगा एस नॉट ट्रू एच टू। तो पी वैल्यू इज हाइपोथेटिकल, इसलिए प्रोसीजर सेम है सबके लिए। इज इट ओके? प्रोसीजर सेम है सब। तो आपने देखा अभी कोई लॉजिक नहीं है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बताया। ये मैं बता रहा हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ वाइडर एप्लीकेशन, मैं प्रॉब्लम पकड़ने के लिए यूज कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि ऐसे ही सोचो, आप कुछ भी यूज कर सकते। एक क्लेम किया, कोई क्लेम किया, बिलीफ था, मैंने प्रूव कर दिया कंजम्पशन का। आपने किया कॉज ये, मैंने उसको प्रूव कर दिया। आपने बोला मैंने टारगेट सही सेट किया, मैंने उसको प्रूव कर दिया। आपने बोला मैंने कैलिब्रेट कर दिया, मैंने उसको प्रूव कर दिया। आप मुद्दा लाओ ना, कैसा है आपके पास? टेस्टिंग हो रही है, साइंटिफिक वे ऑफ सेइंग। मैनेजमेंट को डिसीजन ही तो लेना है कि ये टारगेट इस साल का क्या टारगेट है, डिसीजन ही तो है। मैंने उसको वहां टेस्टिंग में डाल दिया। इसमें से जल्दी उठता डेटा लेके उठते हुए मैं अब एक बंदा, मैं 2 किलो वेट लूज, अब मुझे क्या पता है कि सिग्निफिकेंट है या वेरिएशन है। 2 किलो गेन भी तो कर सकता था, उसी को कम कर लिया। उतना तो फ्लक्चुएशन वैसे ही होता रहता। अरे एक आदमी सुना, उसने यार क्या करता है, कुछ नहीं है, वॉक किया 2 किलो खत्म हो गया, वो उसने भी शुरू कर दिया, उसका हो नहीं रहा क्योंकि उसने ये टेस्ट नहीं किया सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। कैसे नहीं, सर्दी अभी गई थी तो वो 2 किलो कम किया। एक्चुअली आई हैव सीन देयर इज लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन, आप चेक कर लो। एयर वेट विद अलोंग विद द क्लोथ्स एंड चेक कर लो, कम से कम 1 किलो का तो फर्क आ ही जाएगा। एक्सेसरी सारी मिला ले, जूते फोन वगैरह। हाँ आजकल सर जूतों का ही वेट होता है। 200 ग्राम की घड़ी है। हाँ इतने तो है। फोन है, फोन जेब में रखा हुआ, 500 ग्राम का फोन है। अब वो ना वेट कम हो गया था ना, वो डोमेस्टिक फ्लाइट का 15 किलो कर दिया था इंडियन लाइन, बाकी फ्लाइट ने भी कर दिया। पहले 20 किलो था। अब सर्दियों कपड़े 3-4 दिन ट्रेनिंग है तो 14, 12, 13 इतना हो ही जाते थे, तो कभी ऐसे आया नहीं। और इंदौर गए थे जो नमकीन बहुत अच्छे है, 4 बार नमकीन के पैकेट डाल दिए, वेट बढ़ गया। अच्छा अब नमकीन क्या होगा, वहाँ आधा किलो का 1 किलो ही होगा, याद थोड़ी रहता है। ऐसे होता है नमकीन, 4 बार डाला हो गया क्या जी 800 रुपए बन गया आपका एक्स्ट्रा बैगेज। मैं 800 की तो नमकीन नहीं है। तो कह रहे कैसे नमकीन भरी हुई है? हाँ सर कुछ भी नहीं है, गया था तो वो सही था, यही होगा। इसमें से 2 स्वेटर पहन लेता हूँ अभी। हाँ वही, वो सारा वहां पे वो ड्रामा खोला, वो वेट कम किया, सामान पहना, फिर इतना ड्रामा हुआ ना, मेरे को लगा यार तो नमकीन ही छोड़ दो। तो 800 रुपए देने कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। अच्छा नमकीन वहाँ बड़ी अच्छी रीजनेबल मिलती है, गुड क्वालिटी, तो 800 रुपए देने पड़ गए। बराबर हो गया। गर्मियों में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उतना वेट वेरिएशन इज नो वेरिएशन, सर्दियों में फर्क पड़ता। फिर उसने एक सजेस्ट किया कुछ आप हैंड बैग में डाल लो, बट वो 7.5 किलो से ज्यादा नहीं होना। लैपटॉप में पहले ही सामान और कोट डाल रखा था, तो वो फिर ये था। तो मैं फाइनली समझ आ गया, मैं कहा ठीक है यार, ये ना ये नमकीन चक्कर ना 2-4 रख लो, टेस्ट हर जगह मिलती है, किस चक्कर में पड़ोगे। क्योंकि वेट अब पहले 20 किलो था, 15 कर दिया। और जब काफी लोग फंसते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो कितने लोग 60-60 हजार रुपए में सामने दिया, 80,000, जितने का टिकट नहीं है उतने का दिया। सो वेरिएबल आप देखो पहले आपका वेरिएशन कितना है, कितना आपका एक्स्ट्रा, कितने के ऊपर जा रहे हो तो सिग्निफिकेंट होगा। वो लोग भी देखते हैं प्लस माइनस, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको क्रॉस कर जाओगे तो फिर तो चार्ज कर लेंगे। वो भी उनको मालूम है एग्जैक्टली 15 कैन बिकम 15 प्लस 100 ग्राम, तो ऐसे नहीं है 100 ग्राम का पर्ची दे नो, ऐसा नहीं, उनका प्लस माइनस वेरिएशन। माय किड्स सम इयर्स बैक 4 ईयर इनको स्लोवाकिया जाना था, सो मुझे जाना था मैसिडोनिया, तो मैं कहा चलो मैं ले जाऊंगा, छोड़ दूंगा, कुछ ऐसे कर लेंगे, बट डेट चेंज हो गई, मेरा शेड्यूल चेंज हो गया। अब वो मैं कहा मैं नहीं जा रहा, अब बच्चा मैं अकेले कैसे जाऊंगा, इतना बड़ा भी नहीं था। तो मैं वाइफ को रहा तुम चले जाओ उसके साथ, तो वीजा लेना पड़ेगा, करवा लो। तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, बड़ा मुश्किल कन्विंस किया कि यहाँ चले जाओ। और ये दोनों ने बैगेज अपने पैक कर लिए, पूछा तो है नहीं, जाने वाला दिन आ गया। मैं ये क्या है, तेरा सामान ले जा रहे हैं 15 दिन के लिए। भाई जितने का टिकट नहीं है तुम लोगों का। मैं क्या वेट है,
क्या नहीं, अब ये वेट थोड़ी ना क्या वेइंग मशीन देगा, किसी का 40 किलो आ रहा है, किसी का। अब वो फ्लाइट जो है 30 kg में, फिर सामान निकलवाया, इनका ये निकलवाया, फिर एक ये भी होता है व्हाट इज दी साइज। अगर आपका साइज ज्यादा है तो अलग है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा। फिर साइज छोटे कराए, वो कह रहा सब लोग इतना सामान ले जा रहे हैं और बाकी भी टीम कोई जा रही है, उनसे उन्होंने पूछ लिया आप भी हो जैसे हो। मैं कहा देखो यार सब लोग ले जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, तो अपना एक तो वॉल्यूम कम करो और एक कम करो, उनको कम करा करो के रोते हो, ये भी निकाल दिया, वो भी है ना, झगड़ा होता है। अब ये खाने का नहीं मिलेगा, पैकेट से बाहर निकालो, सब मिलता है दुनिया में, सारे बाहर निकाले, करते बोलते आप 30 किलो कम करना होता, सोचो बेचारे बड़े डिससेटिस्फाइड होके वहां पे एयरपोर्ट पे छोड़ दे। कॉल आ गया वहां पे, बाकी जितनी टीम आई थी इधर से ना सबको रोक लिया। 65,000 का स्वाइप करना पड़ा कार्ड। मैं कहा कर दो, तुम लोग टाइम वेस्ट करो, नहीं मानेंगे, ये बच गए। और एक टीम पता नहीं चेन्नई से आया था, कोई जाना था उसको, 1,10,000 रुपए। उसने पता क्या किया, वहां पे कोई उनका कंपटीशन था जहां वो गैजेट्स दिखाने थे, कुछ होगा उनका वर्ल्ड वाइड कुछ था, यूरोफेस्ट। उसने वो 1,20,000 का जो सामान था उसको वहीं स्क्रैप कर दिया। उसने अब ये अकेले जा रहा है घूमने, खत्म कंपटीशन। क्योंकि 1,20,000 रुपए कौन देगा, इतनी तो टिकट नहीं थी। 60,000 रुपए की आने लगी टिकट हो गई थी, 55,000 की हो गई थी, किसी की पहले से बुक करा दी। तो सोचो जो मेन काम के लिए आप जा रहे हो वो नहीं हो रहा है, हाथ हिलाते गए, हाथ हिलाते टिकट जो करा रखा था। फिर वो कॉल किया, मैं आप समझ आया है कि इश्यू क्या है। आप मतलब वेरिएशन की भी एक लिमिट होती है, आप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं कर सकते ना। 30 बोला तो ये नहीं आप 60 ले जा रहे हो, तो कौन मानेगा। 35 हो जाएगा उसका, चलो ऊपर प्लस माइनस कर लोगे। देख तो ये सारा साइज सब फिक्स है वेरिएशन। अब उनको भी एयरक्राफ्ट उड़ाना है ना सर, वो तो कुछ बैलेंसिंग एक्ट है। यहाँ तो फिर भी चलो एयरक्राफ्ट में इतना प्लस माइनस कर लेते हैं, सॉरी ऑन दिस, ऑन हेलीकॉप्टर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो तो आदमी को वे कर करके बिठाते, चलो 40 किलो का यहाँ बिठा लो, इधर ना हो जाए हेलीकॉप्टर, बिकॉज वनरेबल डिवाइस वेट होता है उसमें बैठाने से पहले। हाँ वेट और आगे कौन बैठेगा, पीछे कितना वेट वाला बैठे, ऐसे लग रहा है कि आदमी नहीं है, वेट रख रहे हैं बस। क्योंकि हेलीकॉप्टर थोड़ा ऐसा हो गया तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को लग रहा है डिवाइस ही नहीं है, तो बिल्कुल बेकार सिस्टम। जो ये जो उड़ाने वाले नहीं आपके इधर से ले गए ट्रैवल के लिए जो रखे हुए हैं लोगों के, नॉट आर्मी एंड एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, 2.5-3 करोड़ के आ जाते हैं। वहाँ तो वेट नहीं होता, वेट सारे वेट करते हैं। नहीं अगर देख लेगा कि सबका वो मीन वेट के भीतर है, तो कोई बड़ा है कोई छोटा, तो फिर वो आ जाते हैं बैलेंस करने के लिए, आप इनके साथ चले जाओ। अब जैसे हमारे में वेट हुआ था, तो हमारे कोई उस ग्रुप में होगा, मोटा बंदा होगा, कोई पतला होगा, तो उन्हें बोल दे कि 2 लोग इसमें बैठेंगे, 2 लोग, अब वो फैमिली हट गई, हमने तो एक साथ ही जाना है। यार अब ये वेट का क्या है, तो फिर लास्ट हेलीकॉप्टर में वो ऐसा ग्रुप आ गया, हम लोग एडजस्ट हो गए। सो बस आगे पीछे बैठना पड़ा। सो मतलब इट इज वेरी वेरिएबिलिटी ऑफ द होल प्रोसेस दैट यू टू सी। So sensitivity analysis है, can I say that? P value क्या है? Sensitive। थोड़ा 250 ppm बोला तो इतना आ गया, 200 बोला तो सिग्निफिकेंट हो गया, क्यों सर? और ये आंखों से मुझे लगता है बताना थोड़ा मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। अब बताओ आपको टेस्ट क्या करना है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इससे कितना वाइडर हो। अभी तो एक क्वाड्रेंट खुला है सर, क्वाड्रेंट एक खुला है भाई 4 में से। नहीं सर, y वेरिएबल x एट्रिब्यूट टी टेस्ट वाला नहीं, शेप टेस्ट, वेरिएंस टेस्ट एंड मीन टेस्ट, 3 टेस्ट करने हैं मैं एक साथ। सर ये भी क्लियर है ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। सर ये सवाल नहीं है, इनोसेंट आसानी से प्रूव नहीं होगा, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है इसमें। पहले ये प्रूव किया, नहीं हुआ, फिर गिल्टी करने के लिए चक्कर में गए, फिर नहीं हुआ, फिर गिल्टी, ऐसे मल्टीपल टेस्ट करे जा रहे हैं टू प्रूव देम गिल्टी। जब तीनों में वो इनोसेंस आ जाएगा तब हम बोलेंगे वी फेल टू प्रूव देम गिल्टी। करेक्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो आप ऐसे नहीं सिर्फ मीन टेस्ट, आपको तीनों ही टेस्ट करना, तीनों में इनोसेंस होना चाहिए सर। गिल्टी कहीं एक बार पकड़ा जाए बस। वो मैं बोला वही है ना, एक ब्लू शेड इसने मेरा, ये अलग है कुछ भी अलग है तो हम पकड़ लेंगे। तो हमें कॉज नहीं कॉजेज मिलेंगे, लोगों को रूट कॉज नहीं मिल रहा, ये तो प्रॉब्लम है लाइफ में।
अब आप ऐसा प्रॉब्लम लगा रूट कॉज नहीं मिल रहा, हम बोलेंगे एक ये वन ऑफ द कॉज ये है, एक ये है, 2-3 मिलके आपको एक नहीं मिल रहा, हमें 1-2 मिल जाते हैं, और जो सही में इनोसेंट होगा वो छूट भी जाएगा। क्यों सर? आप सोचो ना, जो कॉज वाई को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा, ना तो मीन शिफ्टिंग में, ना स्प्रेड में, ना शेप में, तो वो सीपी की और स्टेबिलिटी को क्या फर्क है? सोचो ऐसे टेक्निकली। और जब स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी का मुद्दा ही नहीं होगा तो वो रूट कॉज कैसे? और दुनिया में 2 ही तरह के प्रॉब्लम है, तो स्टेबिलिटी, कैपेबिलिटी में भी 2 ही प्रॉब्लम है, सीपी है सीपी। तो ना मीन शिफ्ट, तो जो कॉज इस नेचर का ही नहीं है तो उसको रूट कॉज बना के क्या करोगे? ये स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा हूँ। तो आप ये समझ आ रहे हैं 6 सिग्मा में, सिग्मा मतलब स्टैटिस्टिक्स का रोल क्या है इन प्रॉब्लम सॉल्व? ये रोल आपका किसी और जगह सेट नहीं हो सकता। अब मैं कॉज को प्रूव कर सकता हूँ, दिस इज द रियल कॉज आफ्टर डी। हमारे अभी तो कॉज प्रूव कर रहे हैं, वैलिडेट बात, सिग्निफिकेंट कॉज। अब मुझे एक आदमी ने बोला, देखिए साहब कितना आसान हो गया लाइक, कि सर फटीग इज द रीजन। क्या बोला? जब आदमी फटीग होता है तो ये ज्यादा वेरिएशन आता है, जब ये होता है तो मैंने वाई का डेटा उठा लिया, चाहे रन आउट था, डाया था, एक ऐसे ऑपरेटर बनाया जो हर शिफ्ट में जनरल में आता है, एक उस ऑपरेटर से डेटा मंगाया जो नाइट में भी आया, डे में भी आया, दोनों के डेटा को क्या कर दिया, 2 सैंपल टी टेस्ट, वेरिएंस टेस्ट, नॉर्मल टी टेस्ट डाल दिया, तीनों में इनोसेंट आ गया, बोलते फटीग इज नॉट द रीजन। अब रोते रहो। क्यों सर? फटीग तो एट्रीब्यूट फैक्टर है, एक्स वाई आपका आउटपुट है, अभी लगाते हैं 2 फटीग में टेस्ट हो जाए, 2T सैंपल है। 2T भी लगाएंगे, 2 वेरिएंस टेस्ट भी लगाएंगे, तीनों में इनोसेंट हो गया तो फटीग इज नॉट द रीजन। और बताओ और क्या केपीआई है? से भी मिल जाएगा ना सर, ये वाला जैसे ये डाटा आपने बोला। मैं कह रहा हूँ ग्राफिकली तो देख लेंगे, बट एक होता है ना एकदम फॉर्मली बोलना कि दिस इज द रीजन नॉट, सो वैल्यू मिलने से अच्छा हो जाता है, ग्राफिकली विजुअलाइज हो जाएगा कि क्यों बोला, जैसे आपने बोला ग्राफ यूज अच्छा। अभी इसी जो लास्ट जो एग्जांपल था हाइड्रोलिक वाला, उसमें वो पता लगा ग्राफिकल की इंपॉर्टेंस, मतलब अल्टीमेटली जो फाइनल कभी पी वैल्यू देके समझ नहीं आता अंदर हुआ क्या होगा, डिसीजन तो मिल रहा है, वो विजुअलाइज करने के लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट में तो इंटरप्रिटेशन जो हमारा फाइनल कंक्लूजन इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो उसमें वो ग्राफिकल जो रोल प्ले कर रहा है। इंटरप्रिटेशन इज इम्पोर्टेंट एंड डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, सो डिसीजन पी वैल्यू से हो गया और उसका जो मीनिंग समझ आ गया वो ग्राफ को देख के विजुअलाइजेशन हो गया। सो वही मैंने बोला 2 हेमिस्फीयर जो हो गया, एक को इंट्यूटिव ने देख लिया, एक ने कैलकुलेटिव बता दिया, दोनों ब्रेन खुश हो गए, परफेक्ट डिसीजन हो गया। So is it fine now? Yes, sir. So अब आप किसी भी डेटा को टेस्ट कर सकते हो फॉर y वेरिएबल एक्सेट्रा, हैं? इसी में बचाओ नहीं, इस कोऑर्डिनेट में किसी भी ऐसा कोई केस आएगा y है, हाँ वो ठीक है, there is a difference. और तो सारे टेस्ट के बाद नॉर्मल रखी नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों खराब नहीं बोला था, वो क्या है, why we accept non normal, वो क्या है, बट डिसीजन तो यही हो, वो था नॉन नॉर्मल, ठीक है। जो पेयर टी टेस्ट ये भी आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट का पूरा खत्म कर दो और ले लेंगे साथ। अब आते हैं पेयर टी टेस्ट की कहां जरूरत है। 1 sample t test you can apply, 2 sample t test you can apply, 2 variance test you can apply, क्यों सर? ANOVA is just a convenience for multiple tests which we'll do later on, करना है ANOVA उसी का ही एक convenient advanced version, yes mean test ही करेगा, but एक साथ तीनों को या 4 को करते, more than 2, क्या 2 का भी कर सकता है ANOVA? कर देगा, हो गया, करना नहीं है तो 2 से कर लो, तो कई लोग ANOVA पॉपुलर हो गया, 2 भी कर देता है, 2 से ज्यादा तो लोग 2 सैंपल टी टेस्ट यूज कर पाएगा, 1 नहीं। अब आते हैं कि पेयर टी टेस्ट का क्या इस्तेमाल है, और इसका भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, अभी वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है।
बट प्रोसीजर वही फॉलो करना है। वो H0HA होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, एक कोई स्टेटमेंट होगा, बिलीफ होगा, उसके 2 पार्ट होंगे, फिर एक टूल पकड़ा, नाम हो गया PAT टेस्ट, फिर उसकी P वैल्यू आई, फिर वही हुआ ग्रेटर देन लेस देन 0.05, फाइनली आ गया H0HA ट्रू क्या आया, फिर उसका बाद हमारा इंटरप्रिटेशन। सो प्रोसीजर को याद रखना है, सेम ही चलेगी। तो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ where पेयर टी टेस्ट इज एप्लीकेबल। पेयर टी टेस्ट की जरूरत कब पड़ती है? ओके, और उसके लिए अगर मेरे पास 2 सैंपल टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट में क्या फर्क है, पहले ये समझो, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है, लोग 2 सैंपल लगा देते हैं, कई बार पेयर। 2 सैंपल टी टेस्ट ऑन एन एवरेज 2 ग्रुप के मीन को चेक करता है। ऑन एन एवरेज 2 ग्रुप के मीन को टेस्ट करते हैं, हाँ या ना? ऑन एन एवरेज एक मशीन में एक पार्ट थोड़ा खराब निकला, एक अच्छा लग रहा, बट एवरेज ठीक आ गया तो मशीन X हो गई, और इधर अगर एवरेज ठीक आ गया तो मशीन Y भी ठीक हो गई, दोनों बराबर हो गए, हाँ या ना? अब मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, नॉइज। व्हाट इज टर्म नॉइज? What is the term I am using? Noise. So noise का मतलब क्या है? Noise का मतलब है in some cases one data and second data को अगर overall compare करोगे तो बीच में noise factor आ जाएगा। Noise factor आ जाएगा, गारंटी है, और वो इस टेस्टिंग को डिस्टर्ब कर देगा कंपैरिजन, क्योंकि ये अलग चीज है, बी अलग चीज है, और बीच में नॉइज एंटर होने के 99.9% चांस है, और ये डिसीजन आपका जो कंपैरिजन है गलत है। अब इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला था पेयरिंग कहाँ यूज करते हैं जहाँ नॉइज हैंडलिंग करनी है। जैसे एक शू का मैंने एग्जांपल दे रहे थे, अभी डिस्कस ना कि शू पेयर, अच्छा ओके, तो शू का एग्जांपल ये है, इट्स गुड एग्जांपल फॉर पेयरिंग, कि एक बच्चा है, मुझे शू को टेस्ट करना, पहले तो हाइपोथेसिस बना लेते हैं, मुझे एक नया मटेरियल लेके आओ, मटेरियल 1, मटेरियल 1 है करंट मटेरियल जो शू सोल में यूज होता है, मटेरियल 2 है नया मटेरियल जो मैं यूज कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ इसका वेयर आउट बेटर है, सो M1 से बेटर M2 का वेयर आउट। सो आई जस्ट कम बैक हियर। अभी हम बात कर रहे हैं कि पेयर टी टेस्ट कहाँ लगाना है, जहां पे नॉइज आ सकती है, नॉइज की हैंडलिंग के लिए हम 2 सैंपल टी टेस्ट की जगह क्या लगाते हैं, पेयर टी टेस्ट। अब नॉइज का मतलब क्या है, कैसे आ सकता है, लेट्स लिसन टू वन एग्जांपल। सो जब 2 ग्रुप होते हैं तो बीच में नॉइज एंटर कर सकती है, उस चीज को हैंडल करने के लिए मैं पेयरिंग में जाता हूँ। क्या केस है सब, वो मेरे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मटेरियल M1 है, एक M2 है, वो सोल है शू का, और एक करंट मटेरियल है जिसका वेयर आउट रेट M1 वेयर आउट रेट है, एक का M2 है, वो नया मटेरियल। अब मुझे टेस्ट करना है M2 इज अ बेटर मटेरियल देन M1, तो क्या होना चाहिए, एक का वेयर आउट दूसरे के वेयर आउट में डिफरेंस होना चाहिए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाऊं, 2 सैंपल टी टेस्ट लगा सकता हूं, करेक्ट, 2 सैंपल टी टेस्ट। तो मैंने 10 20 कितने 20 लेने, 20 या 30 आप करो, n इक्वल टू ग्रेटर 30 बच्चों को सोल पहना दिए, जूते पहना दिए M1 मटेरियल, 30 बच्चों को पहना दिया M2, और उनको बोला 6 महीने बाद इनका वेयर आउट रेट देख, वैल्यूज आ जाएंगी, उन वैल्यूज को डाल लेंगे, 30 वैल्यूज आ जाएंगी, उनको आपस में एक M1 की आ गई और एक M2। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, बताओ इसमें नॉइज आएगी, M1 ग्रुप कंपैरिजन ठीक हो रहा है 2 सैंपल टी टेस्ट का, देखो फॉर्मूला भी ठीक लग रहा है, एवरेज भी सही आएगी, पी वैल्यू भी ठीक होगी, बस में एक गड़बड़ हो रही है, नॉइज एंटर हो रही है। नॉइज का मतलब क्या, भी हम डिस्कस, जो हम स्टडी नहीं करना चाहते वो इसमें एंटर करते, तो क्या प्रॉब्लम आएगी सर? M1 ग्रुप का ग्रुप, बच्चों का ग्रुप अलग है, M2 के लिए अलग है। हाँ, तो अब इसमें गड़बड़ क्या होगी, अब वो M1 किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसको, पता चला M1 तो बैठा घर, M2 बच्चा शरारत से खूब कूद रहा है, अब M2 ज्यादा वेयर आउट हो गया, मेरा कंपैरिजन तो सही है पी वैल्यू में, और मैंने पी वैल्यू में बोल दिया M2 इज नॉट ए गुड मटेरियल देन M1, अब वो एक्चुअली ऐसा था नहीं। तो 2 सैंपल टी टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है इस समय, प्रॉब्लम क्या हो गया, बीच में नॉइज एंटर, और ये नॉइज रोकी नहीं जा सकती 2 अलग ग्रुप्स के
तो सर ऐसे इस पर्टिकुलर केस ऐसे बहुत सारे केस होते हैं नॉइज। अब तो मशीन का अलग डेटा रहता है, इसमें कोई नॉइज एंटर नहीं कर सकती, वो मशीन चल रही है, देन 2 सैंपल टी टेस्ट लग सकता है। बट ऐसे कुछ केसेस होंगे जहां पे ये होगा। तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल ये बता रहा हूँ, एक और ले ली। यहाँ नॉइज तो आ सकती है ना सर, क्लियर है ना, आपने खुद बोला, वो आपको एग्जांपल से ही पता चल जाएगा नॉइज आए। अब मुझे इसका आंसर बताओ क्या करें, सॉल्यूशन। एक ही बच्चे को 3 महीने को पहना देती है। तो अगर वो 6 महीने में वेयर आउट होगा तो मेरा 6 महीने वो पढ़ना दे, फिर 6 महीने दूसरा बना दे उसी बच्चे को। तो इसमें 2 नुकसान हो रहे हैं मुझे। एक तो टेस्टिंग टाइम बढ़ गया, जब तक डेटा मिलेगा डबल टाइम हो गया, 3 था तो 6 हो गया, 6 होता है 1 साल। दूसरा अभी भी एक पॉइंट ये है कि वो जो 6 महीने सर्दी आ गई थी फिर वो रजाई के अंदर बैठ गया। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि नॉइज अभी भी हटा नहीं पाए आप। ये बीमार हो। अच्छा 2 सैंपल टी टेस्ट ठीक काम कर, बट जब ग्रुप में ही नॉइज आ गई, एक में ज्यादा आएगा एक में कम वेरिएशन आएगा, तो टेस्ट करना क्या ठीक है? नहीं। ये सवाल। अब आता है सवाल कि इसका आंसर क्या? इसमें ये कर सकते हैं, एक ही बच्चे को एक पैर में 2 M1 का और दूसरे को 2 M2 का, तो उसका यूसेज पैटर्न दोनों सेम। वो भी तो हो जाएगा ना, इसका एक सब्जेक्ट का ज्यादा चलता है, वो हमारे जो मैं कहूंगा ये हम एक ये तो ले सकते हैं किसके कि चलता है? राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, तो राइट हैंडेड ले लिए तो, बट वो एरर अब नॉइज लेवल पे रहेगा, सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं पड़ेगा। एरर कैन नॉट बी 0, इसलिए नॉइज बोलते हैं। लेकिन नॉइज जब सिग्निफिकेंट हो जाए तो मेरी मेन टेस्टिंग को डिस्टर्ब कर। सर वो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन है। मान लो फुटबॉल के शूज की हो रही है, उसका तो राइट ही चलेगा, वैसे वहां सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। अगर मान लो लेफ्ट राइट दोनों एक ही बंदे को पहना रखे हैं, लेफ्ट उसका पैर चलता ही नहीं, राइट राइट चलता है, राइट से खेलता रहेगा, वही ज्यादा फटेगा। ठीक है, तो उसमें मैं कह दूंगा कुछ बच्चों को लेफ्ट पे बना दूं, कुछ राइट पे बना दूं, कुछ तो रैंडम फॉलो कर लूंगा। तो ये कोई नहीं कहेगा कि सबको राइट में बनाया तो कुछ का रियर आउट लेफ्ट पे आ जाएगा, तो वो तो ट्रेसेबिलिटी रख लेंगे। बट पॉइंट ये है कि एरर कैन बी एलिमिनेट करनी है। हाँ मिनिमाइज और रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जो भी आप कम कर रहे हो, कर क्या रहे हो, बच्चा एक ब्लॉक है, उसके अंदर एक पेयरिंग हो रही है डेटा की, लेफ्ट राइट। ध्यान रखो यहाँ वर्ड आ रहा है पेयरिंग। पेयरिंग से नॉइज हैंडल हो रही है, हाँ या ना? बंदा एक ब्लॉक है, उसके अंदर 2 पेयर बन गए, और कोई तरीका नहीं था आपको पेयरिंग के अलावा। मैं पेयरिंग का एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे काफी जगह पेयरिंग से नॉइज हैंडलिंग हो जाता है। जब मैं पेयर डेटा को हैंडल करता हूँ कि एक लेफ्ट पे एक राइट पे एक लेफ्ट है, तो इनका रिलेशनशिप देख, अब मुझे ट्रेसेबिलिटी के साथ डेटा एनालाइज करना पड़ेगा इन केसेस में कि लेफ्ट पे ये पहना हुआ था, राइट पे, तो लेफ्ट का राइट के साथ कंपैरिजन करना है, इस लेफ्ट का उस लेफ्ट के साथ नहीं करना है। पेयरिंग में कंपैरिजन करना पड़ेगा डेटा, तो डेटा भी पेयरिंग में कलेक्ट करना पड़ेगा, कंपैरिजन भी पेयरिंग में। इसमें नॉइज हैंडल हो जाएगी, हाँ या ना? अब ये ट्रेसेबिलिटी रखनी पड़ेगी, इस डेटा का संबंध इसी के साथ है, इस डेटा। सर देखिए, एक का M1 का वेयर आउट था, ध्यान से सुनिए, 32.5 ऐसे कोई वैल्यू ले, इसका था फिर 33.5। अब इसका एवरेज करने का कोई फायदा नहीं है, इसका लेफ्ट और इसका राइट का क्या चल रहा है डिफरेंस, इसका लेफ्ट, ये एनालिसिस होना चाहिए, ऐसे पेयरिंग में करना पड़ेगा। ऐसे पहनाने से थोड़ी ना, बस साथ में डेटा भी तो डेटा ओवरऑल ले लिया। उसी पैर का लेफ्ट राइट में कितना फर्क है ये तो देखना पड़ेगा। सो ये आया पेयर्ड कंपैरिजन। अभी कैसे करते हैं मैं आई विल शो यू, बट ये एप्लीकेशन तो समझ आ रहा है। अच्छा क्यों लगाना पड़ा? 2 सैंपल टी टेस्ट भी कर सकते थे, क्यों लगाना पड़ा? नॉइस। सो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ नॉइस का। मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज ये एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एक और ले लेते हैं फिर एक मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं। थोड़ा वाइडर पहले देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत आसानी से क्योंकि हम कर ही रहे हैं, वो तो आपको 1 मिनट में होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात ले लेते हैं 1 मिनट के बाद। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को एक ने बोला कि सर ये फ्लैटनेस मेरी डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है। वैसे मशीनिंग किया तो ठीक था और फ्लैटनेस डिस्टर्ब हो रही है, जब फाइनल में चेक करें तो खराब हो गया। अब ये नहीं पता चल रहा कहाँ खराब हो रही है, वो कह रहा है कि बीच में सर वेल्डिंग हो जाती है तब खराब हो जाती है, बीच में ये हो जाता है, जैसे आपने बोला ना इसके बाद लीकेज हो जाता है ना, इससे कुछ होते हैं ना ऑपरेशंस हैं इसके बाद होते हैं। तो मुझे चेक करना बिफोर दी ऑपरेशन क्या मेरी फ्लैटनेस थी, एंड उसके बाद जो भी कल्प्रिट है जिसको आप डाउट कर रहे हैं बिलीव,
कि वेल्डिंग के बाद डिस्टॉर्शन होने के बाद कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं आएगा, तो मेरी फ्लैटनेस वैल्यू क्या होगी वो देखना मुझे, या ओवैलिटी देखनी है, या सर्कुलेट व्हाटएवर इट इज। सो अब मेरे को 30 पीस का मैंने डेटा लिया बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग उधर नहीं हो रही, वेल्डिंग कहीं और हो रही है, बट हीट ट्रांसफर होने से डिफॉर्मेशन। ठीक है ना सर? अब जैसे एग्जांपल है वो रेल का हमने क्या लिया, जो स्लाइडर था, ये कल का ही डिस्कशन है, स्लाइडर था, उसकी विड्थ है। सो विड्थ हम यहाँ नाप रहे हैं, यहाँ नाप रहे हैं, तो कह रहे हैं ठीक है अब इतने में हम मेंटेन कर लेंगे 0.1 के अंदर। फिर उसने बोला कि नहीं सर इसमें वेल्डिंग भी होती है बोल्ट की। हालांकि वेल्डिंग से कुछ आना नहीं चाहिए, बट हो सकता है डिस्टॉर्शन के कारण भी हीट से थोड़ा सा ये फर्क आ जाए, तो हम वेल्डिंग के बाद डेटा देख लें एक बार। तो अभी तो आपने जस्ट प्रेसिंग करके ही देखा, तो अब वेल्डिंग कहीं और हो रही है। वेल्डिंग क्या हो रही है, ये है ऐसे रेल, राइट, बेंडिंग हो रखा है। अब बोल्ट जो वेल्डिंग यहाँ पे होगी, तो ये हीट ट्रांसफर होगी, ये इसको वेरी तो नहीं कर रहा है, ये जस्ट वांट टू चेक। अच्छा कर लो। अब सिचुएशन क्या बनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 30 पीस बिफोर वेल्डिंग जो प्रेस से बाहर निकले, मैंने ये नाप लिए। अब वेल्डिंग के बाद जो पीस है वो ऐसे नहीं मैंने कोई और 30 उठा लिए, यही 30 लेने पड़ेंगे, और साथ में पहले पीस का कंपैरिजन उसी पीस के साथ करना पड़ेगा पेयरिंग में, तब जाके डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप निकलेगा। तो यहाँ 2 सैंपल टी टेस्ट का कोई फायदा नहीं। व्हाट डू यू से? अब वो थ्योरी खत्म होगी, इस मशीन से 30 टी उठाए, उसी पीस का पहले कितना था, बाद में कितना, सेकंड पीस का फ्लैटनेस कितना था, उसका बाद, वो डेटा अगर ऊपर नीचे डाल दिया ना आपने, एप्पल टू एप्पल, एक ऑन एन एवरेज तो बता सकते हैं कि भाई हाँ कितने ट्रेस में 5 माइक्रोन का फर्क आ जाता है मोटा मोटा, बट अगर हर पार्ट में एक्चुअल देखना चाहे तो वो तो बिफोर आफ्टर का कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज वैसे पता चलेगा, तो 2 सैंपल डेटा इतना तो बता देगा, मोटा मोटा बता देगा। लेकिन अगर मुझे ये देखना था कि मोटे मोटे में गड़बड़ भी हो सकती है इस केस में, क्योंकि क्या होगा, कहीं बड़ा होगा कहीं घटा होगा, तो एवरेज तो बराबर आ गया होगा, बट ये पता चल रहा होगा कि इसने फर्क डाल रहे। सो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल। एक और देख लीजिए एचआर में, सर हार्डनेस चेक करते हैं कि मतलब इक्विपमेंट के थ्रू गए, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें क्या जैसे कि कितने हार्डनेस में हमारा फर्क आया, तो वहाँ पे एप्पल टू एप्पल जैसा करना, पेयर टी टेस्ट लगाना चाहिए। 2 सैंपल टी टेस्ट क्यों करेंगे, देखो वो भी बता ही देगा ऑन एन एवरेज थोड़ा बड़ा, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे 1-to-1 कंपैरिजन मोर सुटेबल, क्योंकि ऑन एन एवरेज में एरर आ सकता है, कोई और नॉइजेस ऐड हो सकते। तो कुछ लोग तो इतना प्रिसाइसली टूल यूज नहीं करते हो, 2 सैंपल टी टेस्ट लगा दो, ऑन एन एवरेज तो आ ही जाएगा, बट आई प्रिफर जो राइट टूल है वही लगाओ ना, जब करना ही एप्पल टू एप्पल है तो क्यों ना देखा जाए। आई वुड शो यू दैट कि दोनों के रिजल्ट में फर्क थोड़ा पी वैल्यू का आ जाता है, ऊपर नीचे आएगा, किसी में ज्यादा आ सकता है किसी में कम आ सकता है। अच्छा किसी की पी वैल्यू पहले से ही बहुत ज्यादा होगी 0.5, वो 0.4 हो गई तो डिसीजन नहीं बदलेगा, बट अगर बॉर्डर केस होता तो बदल जाता। तो लेट्स यूज द राइट टूल, लेट्स यूज द राइट टूल। अब एक एचआर का एग्जांपल ले लो, सपोज 10 लोग बैठे हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई, इनसे प्री टेस्ट बनवाया, फिर बाद में इनसे पोस्ट टेस्ट बनवाया, अब 2 सैंपल टी टेस्ट लगा लें? नहीं लगेगा। एक बंदे 4 बंदे का स्कोर तो नीचे चले गए, 2 बंदों ने बहुत अच्छा करा, तो एवरेज करके तो क्या आ गया, शिफ्ट आ गया। सो ऑन एन एवरेज बैच बढ़िया हो गया, 4 बंदे को समझ तो आया नहीं। तो सर ये थोड़ी ना होता है क्लास में कि ऑन एन एवरेज सही समझ आ रहा है, या आपको तो समझ नहीं आया ना, इनको आया नहीं आया, तो एप्पल टू एप्पल देखना है, 1-to-1 देखना बेटर था। व्हाट डू यू थिंक? सो आपका पहले का स्कोर, आपका बाद का स्कोर, इनका पहले का स्कोर, उनका डिफरेंसेस को मुझे फिर एनालाइज करना चाहिए था, पेयरिंग में देखना चाहिए था, जैसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स। ठीक है ना सर? सो लेट्स अप्लाई पेयर टी टेस्ट। आपकी एक फाइल है प्री टेस्ट या टेस्ट करके, तो ट्रेनिंग का होगा, ओपन कर लें। किस नाम से सर? टेस्ट नाम से?
अब प्री टेस्ट है या टेस्ट है, देखो क्या है अभी ढूंढ लेता हूँ। कोई टेस्ट भी नहीं है, टेस्ट को नहीं। ट्रेनिंग है, टेस्ट है, क्या है? ट्रेनिंग है कुछ, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। हाँ ट्रेनिंग खोल लो, हाँ इसके अंदर ही होगा प्री टेस्ट। ट्रेनिंग कॉपी ट्रेनिंग ट्रेनिंग दो है, नहीं मेरे में कॉपी हो तो 2 बार हो गया होगा। तो 2 कॉपी कर रखी है, कॉपी करना हरी नींद खराब हो गई, पेट को फ्री पोस्ट डिफरेंस है ना, दे रखा है ना कोई वैल्यू। कॉपी बोल दिया कॉपी और है कोई ब्लैक तो एक खाली कॉपी डिफरेंस तो मैंने बाद में कैलकुलेट करा है, अभी आप सोचो प्री डेटा है एक पोस्ट डेटा है। 6 स्टेप्स में गए पेयर टेस्ट में गए नहीं पहले पेयर्ड मत करो, पहले लगाओ 2 सैंपल टी टेस्ट। देखो वैल्यू में थोड़ा फर्क आता है, मैं पहले ये क्लीन हो सकता है एवरेज आउट होके सेम ही आ जाए, जरूरी नहीं है, बट फर्क भी आ सकता है राइट। सैंपल सारे 2 सैंपल टी टेस्ट कर लें, कर रहे हैं सर पी वैल्यू 0.246 एक मिनट में डिफरेंट ग्रुप कर लूं, कितना है वैल्यू नोट कर लेना, और कितना आ गया सर? 0.246 ठीक है। अब एक बार पेयर टी टेस्ट करो, सही जा रहे हैं। Summarize data difference each sample in a column. इसमें तीसरा ऑप्शन नहीं है सर। क्या हो गया वो करो ना आप सिलेक्ट, प्री एंड पोस्ट सिलेक्ट करो इधर भी, और एक बार सॉरी इसमें 0.205 तो वैल्यू चेंज हो गई, पी की है ना कुछ 243 से 205 0.045 चेंज हो गया, किसी को ज्यादा चेंज हो सकती है, तो एक तो वैल्यू अलग आई क्योंकि पेयरिंग पे कंपैरिजन, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली अभी डिसीजन क्या आ रहा है 0.205 आई ना। हाँ तो इसी को देखना है आपको 0.205 को, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल डिसीजन? सिग्निफिकेंट चेंज हाँ इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं है, ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिव राइट। अब आपको ये कैसे पता चलेगा ये पेयरिंग में इसने चेक किया? अब आपको ये कैसे पता चलेगा इसने पेयरिंग में ही चेक किया था, है सर? लिसन दिस केयरफुली, कितना वैल्यू आया 0.205। अभी मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये पी वैल्यू पेयरिंग चेक करने के बाद ही निकली है, ये प्रूव कर रहा हूँ आपको, ये ओवरऑल से नहीं निकाली है इसने। तो कैसे चेक करा रहा हूँ मैं आपको, मैन्युअली करा के, ठीक है ना। हाँ तो आप एक काम करो, दोनों का डिफरेंस निकालो पहले तो। कैसे? इसमें तो निकाल रखा, कैलकुलेटर लगा के दोनों को माइनस करो, 1 माइनस अदर, कैलकुलेटर लगा के कॉलम में डालो, है ना। आप DIFF कुछ क्रिएट कर दो, नहीं आप कैलकुलेटर यूज करो, मैं इसमें दिखाऊं एक बार, आप प्लस माइनस कर सकते हो ना। हाँ बता रहा हूँ, देखो मैं एक मिनट मैं आपको शेयर करता हूँ पहले, जस्ट मोमेंट। इस फाइल शेयर्ड नाउ? देखो मैंने यहाँ पे कोई DIF diff करके कोई बना लिया। अब मैं जाता हूँ कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर ऑन करा, बोला कि रिजल्ट चाहिए C4 कॉलम के अंदर, ठीक है। एक्सप्रेशन है जो भी फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो मैंने फॉर्मूला क्रिएट करा, प्री माइनस पोस्ट करूँ या पोस्ट माइनस प्री करूँ? पोस्ट माइनस प्री करूँ, है ना, दैट इज बेटर। पोस्ट साइन यहाँ से उठा लो, कोई माइनस का कहाँ है, हाथ से लगा देता हूँ, ठीक है, हाथ से लगा दिया, कोई माइनस प्री। ये फॉर्मूला कोई बना सकते हो, साइन कॉस 50 आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। सो यू कैन यूज एनी काइंड, और इसको ओके करते हैं तो ये वैल्यूज आ गई। कोई भी फंक्शन एक्सेल से फास्ट है फंक्शन कर दिया ना आपने, कोई इक्वेशन क्रिएट कर दी, लॉजिक, साइन फंक्शन कॉस, वहाँ सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है दुनिया में। अच्छा अभी वैल्यू फॉर्म में आया, ये नहीं कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है एरर आ जाएगा, यू अंडरस्टैंड। वैल्यू जनरेट, फॉर्मूला इज नॉट अलाउड इनसाइड, एरर आ गया, सर्कुलर एरर आ गया, ठीक आ गया। अच्छा अब प्लीज ध्यान से, अच्छा ये पेयरिंग करके निकाला डेटा, सर इस डेटा से पेयरिंग तो होगी, दोनों को देख के निकाला ना, डिफरेंस किया तो एक को दूसरे से कंसीडर किया,
सो एक मिनट अभी प्लीज कर लीजिए एक बार, लेट पीपल डू है। क्या हुआ? पहले वाला करके देख। ये क्या नहीं आ रहा है? नहीं पीछे हो गया थोड़ा। ठीक है, हाँ, इसमें पी वैल्यू आ रही थी 0.246। अच्छा अभी वो देख रहे हो आप सर? पहले आ रही थी 2 सैंपल टीटर 0.246, फिर आए 0.20। ये तो सब देख चुके हैं ना, इसके आगे बढ़ जाए हम। हाँ डिफरेंस क्रिएट करो आप, डिफरेंस क्रिएट करो। सर डिफरेंस क्रिएट हो गया सबका? इनका नहीं हुआ अभी। एक मिनट सर, एंटर कर दो, एंटर कर दो। नहीं ये पहले हम आ गया, अब आ जाओ कैलकुलेट। हाँ ऊपर वहाँ पे सेलेक्ट कर लो, जहाँ पे नहीं सेलेक्ट करो जहाँ स्टोर करना है, यहाँ एक्सप्रेशन लगाओ। नहीं यहाँ लिखना नहीं है, यहीं से सेलेक्ट करो। हाँ फोर माइनस का साइन लगाओ, -3 ओके कर दो, इक्वेशन बन गई। हाँ ओके चलो आप आ जाते हैं। ओके सो सर ये जो मैंने माइनस करके निकाला, इसका मतलब 1 मैंने दोनों को कंसीडर किया है पेयरिंग में, तभी तो ये वैल्यू आई है। 1 to 1 कंपैरिजन करके निकाला है, जो आपने बोला एप्पल वो करा है। अच्छा अब मैं यहाँ पे ना, ये होनी कितनी चाहिए वैल्यू फॉर इनोसेंस? प्लस में आनी चाहिए। फॉर इनोसेंस एच नॉट ट्रू, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? पी वैल्यू 0.5 वैल्यू नहीं, डिफरेंस कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। सर दो की टेस्ट में वही पोस्ट टेस्ट में है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। 0 आना चाहिए था, करेक्ट। अब परफेक्टली तो 0 आएगा नहीं, थोड़ा प्लस में आएगा, थोड़ा माइनस। अब स्टैटिस्टिकल डिसीजन लेना है कि अगर ये 0 के करीब है वैल्यूज तो एच नॉट ट्रू हो गया, और 0 से अगर वैल्यू दूर भाग रही है तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। क्यों सर? यू एग्री और नॉट? वो तो सबसे पहले ही सवाल पूछ सकते हैं, बताओ सर 0 कहाँ से है? सॉरी तो इनोसेंट हो गया ना, वैल्यू क्या हो गई? थ्योरेटिकल वैल्यू कोई चेंज नहीं है। तो 0 ही हुआ ना। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस 0 आ जाएगा ना उस केस में थ्योरेटिकली। इफेक्टिवनेस कुछ नहीं है सर, अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं होगा तो बायस 0 आ जाएगा। ठीक है ना, रेफरेंस माइनस दिस 0 आ जाएगा। ठीक है ना। सो 0 वैल्यू कहाँ से है ये बता दो। अब 0 थोड़ी ना आ रहा है, अब 0 तो लिखा नहीं आ रहा, कभी 1 आ रहा है, कभी 0.05। अब ये 0 के करीब है नहीं है, ये हमें टेस्ट करना है। तो ये वही वाला केस नहीं होगा, एक ग्रुप ऑफ डेटा, एक रेफरेंस वैल्यू है, और मेरे को देखना है क्या 0 के करीब है ये डेटा। तो इसका एक मीन होगा, एक ये 1 सैंपल टी टेस्ट लगा देते हैं। तो 1 सैंपल टी टेस्ट लगा के हाइपोथेसिस वैल्यू टारगेट 0 डाल के चेक करो ये इनोसेंस आ रहा है, गिल्टी आ रहा है। जो सर और उसकी पी वैल्यू देखो। सो कैलकुलेट 1 सैंपल टी टेस्ट डिफरेंस, परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग 0 इनोसेंट, और इनोसेंट की पी वैल्यू भी बता दो। अब ये 0.20 अगेन सेम ही वैल्यू है जो पेयर टी टेस्ट में। 2 सैंपल टी टेस्ट वाली नहीं है, ये पेयर टी टेस्ट की थी, चेक करो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है ना। तो ये अंदर इतने सारा प्रोसीजर कर रहा था, उसकी जगह हमने पेयरिंग का निकाल दिया। अंदर ये हो रहा था, पेयरिंग में देख रहा था। यू एग्री और नॉट? पेयरिंग करके देख रहा था अंदर। तो इतना लंबा प्रोसीजर क्यों करना है, सीधा पेयर टी टेस्ट लगाओ ना सर। यही तो थी नॉट क्लियर। पेयरिंग कहाँ से देखेंगे? सर ये जो पी वैल्यू आई, क्या ये वही नहीं है जो पेयर टी टेस्ट में आई थी? लेकिन हमने क्या किया, इतना लंबा स्टेप करके वहां तक पहुंचे। पहले दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर उनकी वैल्यू निकाली,
फिर देखा वो डिफरेंस 0 के बराबर दूर है, इसमें फिर देखा ये इनोसेंट आंसर वही आया, तो पेयरिंग का एक ही वैल्यू दबा के सारा काम कर लो। ये सर ओके, है ना? केस में मतलब वैल्यू क्यों नहीं करना मेरे को वैल्यू दे रहा है दोनों सेम ही आ रहे हैं। दे ही रहा है Exactly. तो इसलिए मैं पेयर टी टेस्ट यूज करूंगा अगर पेयरिंग करनी होगी तो। और अब ये गारंटी हो गई कि 2 सैंपल टी टेस्ट ओवरऑल देखता था, ये पेयरिंग में देखता है, ये गारंटी हो गई क्योंकि मैंने मैनुअली करके दिखा दिया है। अदरवाइज वो पी वैल्यू उसकी फिर 0.205 नहीं आती। करेक्ट, समझ में आ गई। हाँ, अंदर ये चल रहा था, अंदर हिसाब। रिवर्स कर सो मेरे पास एक आई डोंट नो अगर कार्ड्स आज भी हैं, मे बी आई विल सी कि ओवरऑल और पेयरिंग में क्या फर्क होता है लाइफ में। सो इस पे गेम्स भी है कुछ। सो मैं एक ओवरऑल दिखाऊंगा, वो अलग वैल्यूज आएंगी, पेयरिंग में दिखाऊंगा तो अलग वैल्यूज आएंगी, और वो मैजिक लगेगा आपको कि यार ओवरऑल में तो वैल्यू मैच नहीं हो रही, पेयरिंग में मैच हो रही है, और वो एक मैजिकल ट्रिक्स बन जाती है। लेकिन फर्क क्या है बिटवीन 2 सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। तो अगर किसी को ये फर्क समझ नहीं आ रहा है कि दोनों का करने का तरीका, टेस्ट अलग है, पर्पस अलग है, बिकॉज तो नॉइज आता है, ये पेयरिंग में देखने से नॉइज हट जाता है। अब आपके और बीच आपके ही है, तो आप बाकी का नॉइज में एंटर नहीं कर सकते। इज इट करेक्ट और नॉट? अगर मैं ओवरऑल देखता आपको एज ए परफॉर्मेंस सबकी, तो उसमें भी इनका नॉइज भी आपके में ऐड हो सकता है। तो मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ, इफ यू हैव दैट यू नो कार्ड, वी कैन शो यू दिस 2 सैंपल। ये रखना पड़ेगा इसका। दोबारा नहीं आया ना वो, दोबारा नहीं आया, फर्स्ट टाइम मिला कॉपी में मैंने पिक कर लिया। मैंने उसको बोला तो ब्लैक कॉपी तो वो मुझे तो 15 को मांगो कितने होगा वो नोट करता है खिड़की पे ना कॉपी लिख रखी है, खिड़की पे 1 नोट करता रहता है, 1 + 1 लिख रखी है 1 + 1 और क्या। देखिए वो जो मशीन रखी है ना, तो उसके पीछे जो खिड़की है कॉपी लिख रखी है, उसमें चलता रहता है उसका। वो तो फ्री है ना। अपने हिसाब से वो अपने मालिक को नहीं बताएगा। बता देना सर, वो लास्ट दिन कब है, मैं आऊंगा ही नहीं। कॉपी और चाहे तो इसके रेंट में इंक्लूड होता है, वो मल्टीपल टाइम। भाई लेकिन वो तो अपने उसको बताएगा ना, ओनर को। लेकिन उसने उसको दूध का हिसाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से इनको देगा नहीं वो। उन्होंने अपने हिसाब से रखा होगा, उन्होंने लिख के अर्जन कितनी पीलेंगे। वो कहेंगे तो नॉइज आ गई इसमें, जिनमें 2 पर मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 30। So is it fine now? So ये सारा ऑलमोस्ट क्वाड्रेंट ये खत्म कर रहे हैं एनोवा को छोड़ के। 1 सैंपल टी टेस्ट, 2 सैंपल टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, वेरिएंस टेस्ट, नॉर्मल टी टेस्ट, है ना? तो डायरेक्ट सर पेयर टी टेस्ट ही देखें फिर, इसमें इसको देखने की तो जरूरत ही नहीं है 1 सैंपल को, जब वैल्यू ही सेम मिलनी है तो उसमें जैसे अभी हमने यार डिफरेंस करके, ये तो आपने यही एक्सप्लेन समझा करने के कि लिए हम 1 सैंपल टी टेस्ट इतने स्टेप में डिफरेंट निकाली क्यों, जब पेयरिंग में ही देखना है तो हम पेयर टी टेस्ट डायरेक्ट लगा लो, यही कह रहे थे। ये एग्जैक्ट बाटले वाला जो, बाटले वही था, वेरिएंस टेस्ट के अंदर ही आ रहा था अच्छा एफ टेस्ट वो। हाँ, बॉनेट टेस्ट की जगह बाटले लिखा आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बाकी 11 टेस्ट बाटले सेम नेम है मतलब। हाँ थोड़ा फर्क होता है, बट वो मोर देन 2 ग्रुप में आ जाता है कई बार लिखा हो। 2 ग्रुप के ज्यादा टेस्ट करो, नाम कुछ बदल जाएगा, बट वैल्यू 2 ही आएंगे, एक 11 लिखा होगा, एक ऊपर आएगा। आपने ऑर्डर किया, आपने पहले दे दिया? नहीं वो तो कॉफी दिया था, ब्लैक कॉफी दिया था। ब्लैक कॉफी दिया था? बोली तो थी ब्लैक कॉफी तो थी, मैं बोल के आया था। मतलब जब मैंने बोला तो उसके बाद देके गए थे पहले? नहीं पहले 3 कॉफी लाया था, एक ब्लैक कॉफी था, 2 कॉफी था। वो उसी में से वो ले लिया, वो आपने उनको दिया था इसलिए आपको नहीं मिला। कोई नहीं सर यहाँ पे सर यहाँ पे पेयर में और टी टेस्ट दोनों ये जो 1 सैंपल टेस्ट है, इसका एप्लीकेशन ये तो एक तो ये चलो हो गया पीके वो ये सेट करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम में कहां इसकी वो आ सकती है? ये तो हमारा एक ग्रुप होगा, उसमें ये हमारा एक से ज्यादा 2 हमारे वो
सेम ग्रुप नहीं है सर इसकी प्रॉब्लम एमएल अगर एक ग्रुप में जैसे मान लो मशीन ही एक है, हाँ मशीनी है कि वहीं पे एप्लीकेबल है तो उसी को वो उसी पे एप्लीकेबल है हमारे मैं एक्चुअली बताऊं परफेक्ट प्रोजेक्ट जो 6 सिग्मा का लग रहा था ना जो तो पता है क्या है ये नीचे वो होगा जो हमने देखा ना TDCNG जो कहते हैं परफेक्ट उसमें सारे टूल होते हैं सारे TDC में TDC सारे टूल उसमें वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा है सारे लगते हैं सारे मतलब जबरदस्त प्रोजेक्ट है डीसी ऑन नॉइस तो देखिए वहां पे वेरिएंस टेस्ट में था नॉर्मलिटी नॉन नॉर्मलिटी के कारण टेस्ट का नाम बदल रहा था, यहाँ नॉइस के कारण पेयर टी टेस्ट और टू सैंपल टी टेस्ट का सो यहाँ नॉइस ने चेंज कर दिया ना, वहाँ वो नॉर्मलिटी नॉन नॉर्मलिटी के कारण चेंज हो सो यहाँ पे शेप्स के कारण चेंज नहीं हो रहा नॉर्म या नॉइस शिफ्ट कर सकता मीन को, तो एक फैक्टर आ गया तो मीन पूरा हिल जाएगा। वन सैंपल टी टेस्ट मोस्टली जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ग्रुप ऑफ डेटा कोई एक रेफरेंस वैल्यू से चेक कर, जैसे जो मान लीजिए मशीन एक ही है हमारे पास लेटर से कि पाई मेरा कोई डायमीटर है हाँ और एक ही मशीन पे बन रहा है और उसमें हम एनालिसिस करते हुए अब यहाँ तक पहुंचे हैं तो उस केस में वन सैंपल टी टेस्ट लगेगा उसमें हाँ एक अगर मैं ही इस स्टेज पे आ गया हूँ अगर हाँ तो उस केस में वन सैंपल टी टेस्ट लगा सकते हैं। हाँ देखिए वन सैंपल टी टेस्ट लगा सकते हैं, बट आप मशीन को खराब बोल रहे हैं तो दो सिचुएशन तो बनाओ कि मशीन तो एक ही ग्रुप हो गया, मशीन के अंदर दो प्रेशर हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि मशीन खराब उस दिन बिहेव कर रही थी, मॉडल अलग अलग या दो फिक्सचर के कारण कर रहे थे, या मशीन में पहले एक ऑपरेटर बना रहा था दूसरा तो उस कारण से, या दो सेटअप या शिफ्ट, मशीन के अंदर कुछ तो हो रहा है, तो एट्रीब्यूट तो ढूंढो। मशीन तो एक ग्रुप हो गया इन सेंस, क्योंकि वो तो दो है ही नहीं, तो वो तो पहले इन सेंस हो गया, तो हमने मशीन के अंदर भी डिवीजन मार देते हैं हम। एक मशीन है विद सेंसर है विदाउट सेंसर, एक में पिक्चर 1 यूज हो रहा है पिक्चर 2 यूज हो रहा है, शिफ्ट ए में शिफ्ट बी में, या मशीन के अंदर दो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, एक सप्लायर ए का पार्ट यूज हो रहा है बी का, तो एक मशीन के अंदर दो ग्रुप बना दिए। तो ये वन सैंपल टी टेस्ट मतलब हाँ सिर्फ ये हो सकता है एक मेरे को टेस्ट नहीं करना, कोई दो ग्रुप नहीं बनाने, मेरे को टेम्परेचर की रीडिंग ली आज 23 230 कभी 240, तो कंट्रोल प्लान के हिसाब से तो सेट है नहीं, कभी ऊपर नीचे होती रहती है और कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं है उसकी, तो ना प्लस माइनस कुछ नहीं होता, कंट्रोल प्लान में कुछ लिखा तो उसके ऊपर नीचे वैल्यू लोग सेट करते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज उठा लेंगे अलग अलग दिन की और एक कंट्रोल प्लान की वैल्यू के साथ टेस्ट कर लेंगे कि कंट्रोल 200 बोला था, अगर प्लस माइनस करके उसी के अंदर आ रहा है वो वैल्यू तो ओके यू आर फॉलोइंग द कंट्रोल प्लान, अदरवाइज यू आर सेटिंग आउटसाइड द कंट्रोल प्लान विदाउट नोइंग द स्पेसिफिकेशन। तो ये तो टेस्ट कर सकते हैं। रेफरेंस सर उसको मीन को उठाएंगे कंट्रोल प्लान की सेट वैल्यू, हाँ सेट वैल्यू हो गया, क्योंकि कई जगह ना मैंने देखा स्पेसिफिकेशन नहीं है, गोवन था वो क्या है कि सर 250 तो सेट करा नहीं आपने, यानी सर वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है, 260 करते हैं कभी 280 करते हैं, किसी में 240 भी चल जाता है, तो आप मुझे देखना पड़ेगा सारा वेरिएशन मिला के 250 का मीन इसके पूरे एरर से ही बाहर आ रहा है, तो मैं कहूँ फिर अब तो कंट्रोल प्लान चेंज करो, तुम्हारा तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। कंट्रोल प्लान को चेंज करो, या तुम्हारी सेटिंग गलत है या इस सेटिंग पे आ रही है तो कंट्रोल प्लान रिवाइज करो, बट ये कहने के लिए साइंटिफिक कुछ होना चाहिए, तो वहां पे फिर ये मामला फंसेगा कि ग्रुप तो एक है और एक कंट्रोल प्लान की सेट वैल्यू है, तो फिर वन सैंपल टी टेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कैलिब्रेशन में भी नहीं है, एक रेफरेंस वैल्यू है और एक सेट ऑफ रीडिंग है। कैलिब्रेशन में तो ये एज गुड एज बायस मेरे ख्याल से यही तरीका है, एग्जैक्टली यही है उसमें एग्जैक्टली यही करते हैं, एक वैल्यू को रेफरेंस बायस और उसका मीनिंग और टी कैलकुलेटर निकालते हैं, टी टेबल वैल्यू है, अच्छा वहाँ पी वैल्यू आती नहीं, मिनी टैब तो है नहीं बेचारों के पास, तो वो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, फिर टी टेबल से उठाते हैं, क्योंकि वो तो उनको एरिया तो पता नहीं अंडर द कर्व, तो एक टेबल से उठाते हैं क्या वैल्यू से ज्यादा है वही एरिया से बाहर है, अगर वो वैल्यू से ज्यादा है तो कहते हैं चलो बाहर है, ये तो बाहर ज्यादा को पी वाली फॉर्म में दिखा देता है ना, ये उनके वो कन्वर्जन नहीं है, तो उनको मैनुअली चेक करना पड़ता है, कंप्यूटर ने टी वैल्यू इतनी निकाली, टेबल की वैल्यू इतनी है, क्या टेबल की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है तो बाहर है, अंदर है तो अंदर है, बाहर है तो सिग्निफिकेंट है अंदर, तो ऐसे मैनुअली बैठ के करते रहते।
पता नहीं कहाँ के लाए थे, 2 बार गए थे, मैंने कहा एक बार और लाओ। हाँ प्लेइंग कार्ड्स, अब कुछ एक ऐसी जगह रख देंगे सो दैट you will be surprised how the two sample t and paired t test makes a difference. अलग टूल है, लगते एक जैसे ही हैं। अच्छा कई लोगों को समझाएगा सर निकालना तो ऑन एन एवरेज ही है, मैंने नहीं निकालना तो ऑन एन एवरेज है, बट ऑन एन एवरेज और 1-to-1 कंपैरिजन में थोड़ा फर्क होता है। बिल्कुल फर्क। अब ये लोगों को, कई लोगों को ये समझ नहीं आता पॉइंट, काफी लोग क्योंकि 2 ग्रुप वहां भी है 2 ग्रुप वहां भी है, फिर एक क्यों आप, नीड है सर, मैं तो बोलूंगा इट इज ए नीड, टेस्टिंग नीड है। और ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये ग्रुप, ये पेयर डेटा है, इसको 2 सैंपल पे मत करो टी टेस्ट। व्हाट यू से, अगर हम अपने एक्सपीरियंस से चलें तो हम ये बता सकते हैं एप्पल टू एप्पल, हाँ ये बता देना चाहिए किसी को। नीड तो जब नीड ही नहीं आएगी तो टूल आप लगाओगे। अब यहाँ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा कि नहीं सर 2 सैंपल टी टेस्ट, जब 2 ग्रुप है टेस्ट भी मीन करना है, तो ये 2 कहाँ से टेस्ट आ गया? जो है बहुत सिंपल सर, इसमें भी अगर मान लो किसी को नहीं आ रही, कॉमन सेंस नहीं आ रही समझ में, अगर हम दोनों को पेड भी कर दे और वो भी कर दे, तो दोनों की क्या मीन में फर्क आएगा जहाँ पे करने की जरूरत नहीं है? देखो दोनों की वैल्यू में तो फर्क आ जाता है, आप कौन सी उठाओगे उस समय। डिसीजन में अगर फर्क आता है तो डिसीजन मेकिंग में फर्क है तो समझ में आ रही है बात, अगर नहीं तो इनसिग्निफिकेंट है। देखो हम वही बोलते हैं खैर हनुमान मैनेजमेंट, 99 में बोलते हैं हनुमान मैनेजमेंट, अगर समझ आया पूरा पहाड़ उठा दो, खत्म। क्योंकि तो इतना डिटेल में मत जाओ, दोनों ही करो, देख लो जब पी वैल्यू आ गई फंसेंगे तो देखा जाएगा, क्योंकि जब क्या कुछ और नहीं है। सो उनका फंडा ठीक था कि यार देखो मैं इतना प्रिसाइसली नहीं सोच सकता, आप में से पावर है बात करो, आप ये देखो ये एनालिसिस करो कौन सी जड़ी बूटी है, क्या क्राइटेरिया, चला कौन देगा, मैं पहाड़ ले आता हूँ, तुम अपना ढूंढते रहना। सो या तो अनुमान मैनेजमेंट फॉलो करो, सीधा दोनों ही टेस्ट मार दो, क्या जा रहा है मिनी टाइम में आपका, मैनुअली तो करना नहीं है, थोड़ा 2 सेकंड और लग जाएंगे, 1 मिनट और वेस्ट हो जाएगा। और अगर दोनों की पी वैल्यू 0.05 से ऊपर आ गई तो डिसीजन चेंज होना नहीं है, ठीक है ना। अगर जिसको पता है कि यहाँ पेड़ लगना है, पेड़ लगा के अपना खत्म करे, सो मतलब आई एम सेइंग आई एम ओके विद दैट, क्योंकि ये भी काफी जगह डिस्कशन होता है, तो वहां फिर मैं यही बोलता हूँ कि यू कैन अनुमान मैनेजमेंट यूज कर लो, कोई दिक्कत। जैसे आप कुछ लोगों में भी पूछते हैं कि सर मैंने अगर एनोवा टेस्ट किया, सॉरी नॉर्मलिटी टेस्ट किया, पास हो गया, वेरिएंस टेस्ट करा फेल हो गया, तो क्या मीन टेस्ट भी फेल हो सकता है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो क्या मैं रोक दूं या मैं चेक करूं या मैं क्या, क्योंकि अब गिल्टी तो मिल ही चुका है, सो और गिल्टी मिल जाएगा, तो क्या करूं? मैं कहा तीनों ही कर लिया करो पहले तो। 2 मिल गए तो भी गिल्टी, 1 मिल गया तो आप पहले तीनों टेस्ट कर दो, क्योंकि देखो आप वो सारे सीक्वेंस बताना, पॉइंट तो बहुत सिंपल सही है, लेकिन अगर इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो एक रूल बना दो कि तीनों ही टेस्ट करने हैं आपको। मैंने आप सिंपल रूल बना रखा है, डू ऑल दी 3 टेस्ट, इसके बाद जो डिसाइड करना है हाँ करो, सबकी पी वैल्यू सामने रख लो पहले तो। अब सिंपल हो गया कि इसका रिजल्ट आएगा तो ये करें नहीं करें, ये करा तो पहले ये करें नहीं करें, सीक्वेंस फिक्स कर दी, सारे टेस्ट करने ही करने हैं। आप गिल्टी अगर कहीं आ गया तो गिल्टी माना चाहिए। तो डिपेंड भी तो करता है वो डाटा में आपको क्या चाहिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल किया था हाइड्रोलिक ऑयल। बिल्कुल, नो आई एम, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि यहाँ अब आता है कि एक चीज जरूर देखो जो आपने बोला, और मैं भी कितनी बार बोलता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या थी। अब सीपी, अच्छा सीपी के प्रॉब्लम हो रहा था तो स्प्रेड का कोई फैक्टर मिल भी रहा है तो ठीक है, थोड़ा तो वैल्यू को इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, डेफिनेटली सिग्मा कम होगा, बट अगर कोई मीन शिफ्ट करने वाला फैक्टर मिल रहा है तो वो आपका ब्रेक थ्रू तो ला सकता है। अब ये कॉमन सेंस ही है, क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम डेफिनेशन पहले से ही क्लियर है कि मीन की प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ, स्प्रेड की प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ। सो कॉज भी वो पकड़ो विच इज रेलेवेंट टू योर प्रॉब्लम हो। अब ये बिल्कुल आंख बंद करके चलने की पी वैल्यू आगे को देख, क्योंकि प्रॉब्लम देखो मेजर फेज इंपॉर्टेंट है पहले, व्हाट इज माय प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो बिल्कुल सही आपने बोला, उनका क्लेम था इंप्रूवमेंट का, इधर एचआर का क्लेम था इफेक्टिवनेस ऑफ थिंग्स।
वहाँ पे इनोसेंट गिल्टी है। एग्जैक्टली अब ये किसी को पता ना, गिल्टी वर्ड भी कहना ना लोगों को समझ नहीं आता ये, क्योंकि गिल्टी कैसे बोलोगे, क्योंकि कई जगह गिल्टी फायदेमंद है, गिल्टी होना कहीं इनोसेंट इज नॉट इनोसेंट, इससे बड़ा गिल्टी कोई नहीं है। अब ट्रेनिंग इनोसेंट हो जाए क्या फायदा। लेकिन इसने अपनी लैंग्वेज सेम रखी हुई है ताकि ये प्रॉब्लम के साथ ये, ताकि एक ही स्टैंडर्डाइज आंसर दे। अब इसके बाद आपको अपना इंटरप्रिटेशन लगाना है कि अगर ट्रेनिंग में इनोसेंट बोला है तो इसका मतलब ये माना जाएगा, नहीं मतलब तो वही माना जाएगा, बट आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेट करके इंटरप्रिटेशन। सर मैंने जब भी एच नोट एच वो शो करता है कहीं। हाँ लिखा तो होता है कहीं, ऑक्सफोर्ड में आ रहा है, इसमें आ रहा है। हाँ आ रहा है ना। हाँ लिखा ना, u minus 3 this equal to 1 test difference। अच्छा Okay, so up to here it is fine. बाकी मैं with some demonstration 2 sample t test versus pair t test में कितना फर्क आता है और मैजिकल डिफरेंस हो जाता है भाई जी। बाकी तो दोनों ही कर सकते हो। सो जो आप कहते हैं दोनों ही करते हैं, तो उसके लिए एक स्मॉल एक्सरसाइज है। सो वो अभी आई थिंक ही इज अरेंज, नवीन विल अरेंज, तो कह रहे कार्ड मिल जाएंगे पान की दुकान पे। ठीक है लास्ट क्लास में पता है लेके आए थे क्या, हो 2 बार लेके आ चुके हैं, कार्ड मैनेज ही नहीं हो पा रहे, तो मैं अब जब चाहिए होगा तभी मंगा के एक जगह फिक्स कर देते हैं। ओके सो लाए तो थे फॉर एक्सपेरिमेंट। ओके सो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट टूल। ओके थैंक यू। मतलब आपको बिल्कुल अभी हमने नहीं, दिस थर्ड वन नहीं फोर्थ वन। I already have 3 at home. हाँ ये ठीक है, पर थैंक यू नवीन। ओके अभी बोला था बस मैंने आपके नाम पे, तो आ गए है ना। तो फिर नहीं आते हैं पुराने। सीख के लेंगे दोनों बैठ के। एक बार खोल देना सर जब तक थोड़ा टाइम लंबे चलेंगे। प्लास्टिक वाले कर सकते हैं। हर क्लास उनके पास तरीके। तो एक्चुअली ये क्या है, इसमें एक तो रैंडमनेस है, प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल है, तो इसमें बहुत सारी चीज प्रूव की जा सकती है। कार्ड का भी फायदा है कि बहुत सारी थ्योरीज को मैं प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि रैंडमनेस है, प्रोबेबिलिटीज आर एप्लीकेबल, क्यों सर प्रेडिक्शन कैन बी अप्लाइड। हाँ तो ये हटा दो। अब देखिए सर ये लॉजिक क्या था, लॉजिक सिंपल था। सॉरी They are washable, no? अच्छा You put in the washing machine. क्या होता है ये? ये plastic है। आप पर ये क्या how I can I need some space in between ले ले थोड़ा सा है ना, इस एरिया में। अब देखो क्या करते हैं हम, मैं यहाँ पे आप काउंट कर लेना थोड़ा सा, मुझे थोड़ा हेल्पिंग हैंड भी चाहिए होगा एक बंदा। 1 2 ना 1 2 3 1 2 3 4। अच्छा वो वाला, okay. ठीक है मैंने कार्ड रख दिए, ये एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेगा कि अगर मैं कह रहा हूँ वो एग्जैक्ट ही है। 1 2 या 3 कार्ड रखे हैं मैंने, यहाँ 2 रखे हैं, होपफुली 1 रखा है। 1 2 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 2 करेक्ट। अच्छा अब एक बार ये काउंट करो, ये 10 हैं तो एक बार फिजिकली ऐसे देख लो, क्योंकि एक बार क्या होता है ना, गलती से मैंने 2 रख दिए, आपने अभी काउंटलेस से चेक किया, बट उसी जगह रखना, मतलब एक्चुअली 10 हैं ये चेक। 4 वाले चक्कर कोई याद नहीं कि वो वाला ट्रिक है, पहले से एक्स्ट्रा डाल दिए, इन पे आपको बिलीव तो रखना था, मैंने पहले से सेट नहीं कर रहा। So you have to move one card and the number has to be. ये कार्ड इनको दे देता हूँ, देखना है। हाँ देख लो सर, ऐसा No, it's not about that.
हाँ ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। ये कार्ड रख दो सर, कहीं पे रख दो, हाँ रख दो। नहीं सर, किसी के ऊपर रख नाम दो। भी रखना, रख दिया, ठीक है ना। सो बेसिकली इन्होंने कार्ड यहाँ पे डाल दिया। सो लॉजिक हमारे पास क्या है कि कार्ड ऐड हो गया सिस्टम में, ठीक है ना। सो वी डू वन थिंग, जस्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया, मुझे मालूम नहीं क्या कैलकुलेशन करें, कुछ ऐसे इंट्यूटिव हुआ। तो एक बार काउंट करना शुरू, ऐसे काउंट करो और ऐसे काउंट करो, ये तो 10 है। पहले ऐसे काउंट करो, ये ज्यादा ये ज्यादा है ना, 3 3 6 4 10 11। 11, तो ये कार्ड ज्यादा है, करेक्ट ना। तो ये कार्ड बढ़ गया आपका, कहते मैं दिखा रहा हूँ सिस्टम में कार्ड बढ़ गया ना, तो यहाँ डाला, इधर काउंट करो, 9 है। तो कार्ड हमारे डिस्टर्ब हो गए, ठीक है ना। पहले प्रूव करूँ, वो कई लोग ये मानते नहीं कि कार्ड डिस्टर्ब है, मूव, ठीक है ना। अब मैं काम करूंगा, ये आपको काउंट भी करके दिखाई दो कि एक्स्ट्रा कार्ड है, ठीक है ना। देखो पहले तो ये समझना, इट इज नॉट ए ट्रिक। देखो आई हैव टू प्रूव दैट आई एम नॉट डूइंग एनी ट्रिक्स, इट्स एक्चुअल प्योरली स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, करेक्ट। मैं वापस अपने फॉर्मेट पे आ जाऊं, है ना।